नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत में आज हम जिस पहली खबर का जिक्र करने वाले हैं उसमें साफ तौर पर यह झलक रहा है कि भारत किस तरीके से राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ दुनिया भर में चमकता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं पीछे हो रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर और सतत आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और टोक्यो से लेकर लंदन तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या भारत सचमुच दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है? तो इस सवाल का जवाब है जी हां, बिल्कुल हां। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ थोपने की घोषणा की थी तो उन्होंने यह तंज भी कसा था कि भारत की इकोनॉमी अब डेड हो चुकी है। ट्रंप का यह बयान न केवल उनका अहंकार दिखा रहा था बल्कि भारत की असली ताकत को चैलेंज कर रहा था। भारत की असली ताकत को न पहचान पाने की उनकी नाकामी भी साबित कर रहा था। और आज आंकड़े सामने हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं, ये आंकड़े साक्ष्य हैं, ये प्रमाण कर रहे हैं कि भारत जिंदा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बन चुका है। ट्रंप की आर्थिक नीतियां अब उन्हीं के लिए बोझ बन चुकी हैं। अमेरिकी मीडिया, अर्थशास्त्री और निवेशक ये मान रहे हैं कि टैरिफ वॉर से अमेरिका खुद मंदी के दलदल में फंसता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत है, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और यही फर्क है, यही अंतर है भारत की नीति और अमेरिका की हठ धर्मिता में। भारत की जीडीपी ग्रोथ दर वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ पहली तिमाही में ही 7.8% दर्ज की गई है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब दुनिया के विकसित देश महज 1 से 2% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे, चीन की अगर बात करें तो 4 से 5% की गति पर आकर वो अटका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत 7.8% की छलांग के साथ वैश्विक मंच पर सबको पीछे छोड़ रहा है। यह आंकड़ा न सिर्फ उम्मीद से ज्यादा है बल्कि अमेरिका जैसे देशों के लिए करारा जवाब भी है। ट्रंप ने कहा था कि भारत धीमा हो जाएगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ उनकी भविष्यवाणी को गलत साबित किया बल्कि यह प्रमाणित भी कर दिया कि 21वीं सदी भारत की ही सदी है। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसने भारत को इस गति में सबसे ज्यादा रफ्तार दी है? तो उन सेक्टर्स की हम बात करेंगे जिसमें सबसे पहला नंबर आता है सर्विस सेक्टर का, जो सेवा क्षेत्र है। भारत की जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन ये सेक्टर रहा है। इसमें 7.6% की ग्रोथ दर्ज की गई है। आईटी, फाइनेंस, हेल्थ, टेलीकॉम और डिजिटलीकरण के दम पर भारत दुनिया को सेवाएं दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 7.7% की इसमें उछाल देखी गई है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं है बल्कि सच्चाई बन चुका है। और अब तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया इज इक्वल टू मेक फॉर वर्ल्ड, यानी दुनिया के लिए भी भारत रास्ते खोल रहा है। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की ओर बढ़ रहा है। ज्यादा समय नहीं बीता, अभी आपको याद होगा कि बीते दिनों ही जापान किस तरीके से गुजरात में 70,000 करोड़ का निवेश किया गया है 5 वर्षों के लिए। उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि पैसा कोई भी लगाए, लेकिन जो समावेशिता है, जो माहौल है और
जो काम करने का एसेंस है, जो पसीना है, वो भारत का होगा। यानी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत ने साफ तौर पर हमारे देश में न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए माहौल तैयार कर दिया है, बल्कि बढ़ती हुई जीडीपी से यह भी प्रमाणित कर दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक विश्वसनीय अर्थव्यवस्था है। और यही वजह है कि दुनिया भर के देश भारत में निवेश को तैयार हो रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर कर ले तो 7.6%, 7.6% की ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हाउसिंग और स्मार्ट सिटी तक में भारत में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गांव थे उनका भी धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है। यानी जो सुविधाएं शहर में उपलब्ध हैं वो सुविधाएं खुद चलकर अब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल जो जिसने निर्णायक भूमिका जिसे कहेंगे निभाई है वो है कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर। आपको याद होगा कि कृषि और एग्रीकल्चर सेक्टर ये क्षेत्र वही क्षेत्र है जब कोरोना में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर फुल स्टॉप लगा हुआ था, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी अगर किसी ने नहीं होने दिया तो फिर वो हमारे देश के अन्नदाता ही थे। हमारा यही क्षेत्र था जो हमारी ताकत है, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र ने भी इसमें शानदार प्रदर्शन किया है। 3.7%, 3.7% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% यानी आधे से थोड़ा ज्यादा दर्ज की गई है। यानी किसान भी, अन्नदाता भी इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। उनकी महत्वपूर्ण सहभागिता इस विकास यात्रा में जुड़ी हुई है। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों पर पार पाते हुए तस्वीर सकारात्मक आ रही है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो 3.1% की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है और बिजली गैस जलापूर्ति में सिर्फ 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। ये चुनौतियों की अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों पर पार पाया जा सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद समग्र तस्वीर बेहद सकारात्मक है, पॉजिटिव है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.8% रही है और घरेलू खपत में भी 7% की तेजी आई है। घरेलू खपत की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको विशेष रूप से बताते चले कि अभी भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हम दुनिया में तीसरे पायदान पर हैं। और इस लिहाज से अगर देखें तो 8.8% और घरेलू खपत में जिस तरह से 7% की तेजी आई है वो अपने आप में ये बताती है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यानी जैसा हम हमेशा कहते आए हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक ड्रिवन है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय उपभोक्ता खर्च कर रहा है, यानी अर्थव्यवस्था से जो जुड़े हुए जो इसकी जड़ है वो सबसे ज्यादा मजबूत हो रही है। आज दुनिया कह रही है कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल, भारत रुकने वाला नहीं है। ट्रंप का टैरिफ वॉर भारत को रोक नहीं पाया, बल्कि भारत ने उसे एक अवसर में बदल दिया। आपदा से अवसर तक की कहानी यहां पर पूरी होती हुई नजर आती है। ट्रंप की नीतियां अमेरिका की कंपनियों के लिए सिरदर्द बन रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, व्यापारिक साझेदार नाराज हो रहे हैं और खुद अमेरिकी उपभोक्ता महंगे सामान खरीदने को मजबूर है। लेकिन इसके उलट भारत ने हर चुनौती को अवसर में बदला। भारत सरकार ने निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्र को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया और परिणाम सबके सामने है। भारत दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। आज भारत की ओर दुनिया की उम्मीदें हैं। आज निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां यहां आकर निवेश करना चाहती हैं। तो ऐसे में विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि अगर यही गति बनी रहती है तो अगले कुछ सालों में, अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी अमेरिका को पछाड़ने की तैयारी साफ दिख रही है। ये केवल आर्थिक आंकड़े नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक स्थिरता, नेतृत्व की दूरदर्शिता और जनता की मेहनत का परिणाम है। यही कारण है कि पूरी दुनिया अब ये मान रही है कि 21वीं सदी ये तस्वीर भारत की असली पहचान है। 21वीं सदी भारत की सदी है और यही भारत की पहचान भी बन रहा है।
अमेरिका जैसे देश भारत की ताकत को कम करके आंक सकते हैं, लेकिन भारत ने हर बार यह प्रमाणित किया है कि वो किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। ट्रंप की धमकियां अब सिर्फ बयानबाजी बनकर रह गई हैं। सच्चाई ये है कि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान नंबर 1 है और हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। भले ही टैरिफ का बॉम्ब फूटा हो, भले ही ट्रंप बयानबाजी करते हो, धमकी देते हो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला नहीं है। और इसके पीछे वजह जानते हैं क्या है? वजह है भारत की बदली हुई विदेश नीति। लगातार बीते 11 वर्षों में यह देखा गया कि भारत ने उन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू किया, उनके साथ नए व्यापारिक साझेदारी के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाया, जो भारत की इस बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए साफ तौर पर एक मजबूत मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और इसी कड़ी में भारत और जापान के रिश्ते। याद होगा आपको कि सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि काशी को क्योटो बनाना है, उस वक्त से ही भारत की जापान के साथ रिश्तों को लेकर जो एक नई तस्वीर थी, उससे उम्मीदें बहुत बढ़ गई थीं। और तब से लेकर आज तक 8 बार प्रधानमंत्री जापान पहुंच चुके हैं। 8वीं बार इस बार प्रधानमंत्री जापान भारत शिखर सम्मेलन में जब पहुंचे तो तस्वीर बिल्कुल अलहदा थी, बिल्कुल अलग थी। टोक्यो की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जिस भव्यता और गरिमा के साथ हुआ, वो भारत की बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिष्ठा का परिचायक बन गया है। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह सम्मान केवल भारत के प्रधानमंत्री को नहीं था, बल्कि पूरे भारत को, 140 करोड़ की आबादी को था। और ऐसे समय में जब दुनिया के कुछ नेता अपने देशों की साख को टैरिफ वॉर और आर्थिक अस्थिरता से चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री को टोक्यो में दिया गया यह सम्मान यह संदेश देता है कि भारत सहयोग का केंद्र है, टकराव का नहीं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वहां गायत्री मंत्र का भी उच्चारण किया गया। यह सीधा कटाक्ष है उन नीतियों पर जो वैश्विक व्यापार को दीवारों से घेरना चाहती है, जबकि भारत साझेदारी और पारदर्शिता से नए अवसर पैदा कर रहा है। भारत और जापान ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा पर साझा चिंताओं को रेखांकित किया। रक्षा उद्योग और नवाचार में सहयोग बढ़ाने का निर्णय इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था का अहम स्तंभ भी बनने की राह पर निकल पड़ा है। मोदी और शिगेरो इशिबा की उपस्थिति में हुए समझौतों से अगले दशक के लिए, यानी आने वाले 10 सालों के लिए 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय कर लिया गया है। यह निवेश स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, स्वास्थ्य, पर्यावरण और तकनीकी क्षेत्रों में नई क्रांति लाएगा। और विशेष बात यह है कि भारत और जापान का यह आर्थिक एजेंडा पारदर्शिता और आपसी विश्वास पर आधारित है, जबकि कुछ अन्य देशों की आर्थिक नीतियां केवल दबाव और टकराव पर आधारित होती हैं, जैसा कि अमेरिका के साथ हो रहा है। टोक्यो से शुरू हुआ यह नया अध्याय आने वाले समय में हिंद प्रशांत और वैश्विक राजनीति दोनों को नई दिशा देगा। और अब इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को एक और विशेष संदेश दिया है। वो संदेश क्या मायने रखता है, वो संदेश क्या है, आप भी प्रधानमंत्री के ही शब्दों में एक बार फिर से सुनिए। भारत और जापान एक फ्री, ओपन, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप इज रूटेड in mutual trust, reflects
our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress, and prosperity of our peoples and for the world. Excellency, आपकी मित्रता के लिए मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अगली एनुअल समिट के लिए आपको भारत यात्रा का सादर आमंत्रण देता हूं। अरिगातो गोजाइमास। तो जापान की तकनीक और भारत की बुद्धिमत्ता ये मिलकर जो कमाल कर रही हैं और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। ये संदेश अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं, जब हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से तस्वीर सकारात्मक होती है। और जब हम सकारात्मक तस्वीर की बात कर रहे हैं, विदेशों में किस तरह से अलग अलग देशों के साथ हमारे संबंध बढ़े हैं, हमने क्या बदलाव किया, हमने अपनी नीतियों को अच्छे नियत के साथ आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम ये नियति है कि आज दुनिया भर के देश भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर भी एक उम्मीद है, एक उम्मीद इस बात की कि हमारे देश का बहुसंख्यक हिंदू, जो अब कहने को अल्पसंख्यक हो रहा है क्योंकि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, वो ये चाहता है कि उसके साथ न्याय हो। वो ये चाहता है कि जो सांस्कृतिक प्रहार उनकी विरासतों पर हुआ है, उन सांस्कृतिक प्रहारों से बाहर निकलकर जो असल तस्वीर है वो दुनिया के सामने आए। और कुछ ऐसा ही हो रहा है संभल में। वो संभल जो सतयुग का सत्यव्रत रहा, जो कभी पिंगल रहा द्वापर का, कैसे संभल बन गया? कैसे यहां पर हिंदू आबादी जो कभी 45% हुआ करती थी, आज मात्र 15% हो गई है? क्या आप जानते हैं कि यह सब एक सुनियोजित साजिश के तहत होता रहा? संभल जिसे हम वो भूमि कहते हैं जो शास्त्रों में सत्यव्रत है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, वो भूमि जहां आने वाले समय में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल की अवतार होने वाला है, आज वही भूमि किस तरह से मजहबी अतिक्रमण का शिकार हुई है, एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हो रहा है। पावन धरती एक भयावह सवाल कर रही है कि क्या यह संभल अब भारत के भीतर एक नया पाकिस्तान बन चुका है? दरअसल 24 नवंबर 2024 में संभल में जिस तरीके से सर्वे के दौरान, उस विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान हंगामा हुआ, जिस तरह से दंगा हुआ, उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने अपने 450 पन्नों की रिपोर्ट को सामने रख दिया है, मुख्यमंत्री के सामने ये रख दिया गया है। और इस बीच उसी रिपोर्ट के कुछ अंश बाहर आ गए हैं, और जो अब अंश बाहर आए हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं और पूरी देश की आत्मा को झकझोर रहे हैं। इस रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 24 नवंबर 2024 को जो दंगे हुए वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि सुनियोजित साजिश थी। ये साजिश कई दशकों की राजनीति, कई दशकों से तुष्टीकरण और योजनाबद्ध जनसंख्या परिवर्तन की ही देन है। 1947 में जहां संभल की नगरपालिका सीमा में 45% हिंदू थे, वही आज घटकर मात्र 15% रह गए हैं। रिपोर्ट से यह भी सामने आता है कि 68 मंदिरों और 19 पवित्र कुओं पर कब्जे की कोशिश हुई। हरिहर मंदिर को निशाना बनाया गया, जो हमें बाबर काल की घटनाओं की याद दिलाता है। 1936 से 2019 तक यहां 73 दिन कर्फ्यू रहा। 1948 में 20 दिन, 1978 में 30 दिन और 2019 में CAA हिंसा के दौरान यहां 6 दिन कर्फ्यू रहा। ये सब महज संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक राजनीतिक संरक्षण में पनपी जिहादी साजिश। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट जिससे खुलासा हो रहा है, जिसके कुछ अंश जब बाहर आए हैं, तो यह पता चल रहा है कि दंगे फैलाने के लिए यहां पर बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया ताकि हिंदू मोहल्लों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि किसकी छत्र छाया में यह सब चलता रहा? तो जवाब साफ है,
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल को मिनी पाकिस्तान बना दिया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो रहा है कि संभल अब आतंकी संगठनों का गढ़ भी बन चुका है। अलकायदा से लेकर हरकतुल मुजाहिदीन की गतिविधियां यहां पर साफ नजर आई हैं, इसका जिक्र है इस रिपोर्ट में। और अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित मौलाना आसिम का संबंध भी यहीं से बताया गया है। यह महज दंगे या पलायन का मामला नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक आंतरिक जिहाद की जमीन तैयार करने की बड़ी कोशिश है। सच तो यह है कि संभल की कहानी सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है। और ऐसे में अगर आज ये आग नहीं बुझाई गई तो कल कोई और नगर, फिर कोई और जिला इन लपटों की चपेट में आ जाएगा। और यही वजह है कि जब संभल की ये सुनियोजित साजिश सामने आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक शब्दों में ऐसे लोगों को चेतावनी दे दी है जो हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। बयान सुनिए। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। भारत के लोकतंत्र में वाणी की स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इस स्वतंत्रता के नाम पर क्या कोई सांसद देश के गृहमंत्री का सिर काटने की धमकी दे सकता है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच इस बात की अनुमति देता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा किया है और करने वाली हैं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा का बयान सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं है, बल्कि यह बयान देश की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने और जनता के बीच नफरत फैलाने की साजिश है। महुआ मोइत्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, गृह मंत्री का सिर काटकर प्रधानमंत्री की मेज पर रख देना चाहिए। क्या यह भाषा एक सांसद की हो सकती है? क्या संसद में बैठने वाले नेता का काम जनता के मुद्दे उठाना है या देश के गृहमंत्री को खुलेआम धमकी देना है? महुआ का आरोप है कि अमित शाह बंगाल में अवैध घुसपैठ रोकने में विफल रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इस तरह की धमकी लोकतांत्रिक राजनीति में कोई जगह रखती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकोट से अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव की चिंता जताई थी, यानी केंद्र गंभीर है। लेकिन महुआ का यह बयान इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह बनाने का नहीं था, बल्कि अराजकता फैलाने का हथियार है। भाजपा ने इस बयान की तीखी निंदा की है, इसे अस्वीकार्य बताया है। तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या महुआ जैसी नेता की खुली धमकी पर चुप्पी तृणमूल की मौन सहमति नहीं है? आखिर महुआ मोइत्रा किन्हें खुश करना चाहती है? महुआ का ये बयान महज एक नेता का बयान नहीं, बल्कि ये देश के गृह मंत्री का अपमान है। ये सुरक्षा बलों का भी अपमान है जो बॉर्डर पर अपनी जान देकर घुसपैठ रोक रहे हैं। और ये बयान उन उपद्रवियों को ताकत देने वाला भी है जो भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। तो अब देश ये पूछ रहा है, क्या एक सांसद की इस तरह से गृह मंत्री का सिर काटने की धमकी देने का एक सांसद को क्या अधिकार है? क्या महुआ का यह बयान बंगाल में दंगा भड़काने की साजिश नहीं है?
क्या तृणमूल कांग्रेस इस बयान से खुद को अलग करेगी या इसे अपनी राजनीति का हिस्सा बनाएगी? और क्या देश की संसद ऐसे बयान को बर्दाश्त करेगी? साफ महुआ मोइत्रा का बयान न केवल लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि ये राष्ट्रहित के लिए घातक और उकसावे भरा बयान है। अब जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा की नहीं है, बल्कि पूरी राजनीतिक वर्ग की है कि वो ऐसे बयान की कड़ी निंदा करें और स्पष्ट करें कि लोकतंत्र में तलवार और सिर काटने की धमकियों की क्या जो बयान में जगह जिस तरह से दी जा रही है, क्या उनकी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए? क्या महुआ मोइत्रा को केवल देश के गृह मंत्री से नहीं बल्कि पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि महुआ मोइत्रा का ये बयान सीधे तौर पर गृह मंत्री के लिए नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। और बात अगर हम खतरे की कर रहे हैं तो इस वक्त खतरा तबाही का है। जल प्रलय चारों तरफ आया हुआ है। मॉनसून राहत नहीं आफत लेकर आई है। जम्मू कश्मीर की बाढ़ त्रासदी और उससे आई तस्वीरें और उन सब के बीच में जिस तरह से भारतीय सेना का पराक्रम सामने आ रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, अपने आप में सराहनीय है। जम्मू, सांबा, कठुआ, पठानकोट और गुरदासपुर के डूबे हुए गांव कस्बों में जब हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा हो, तब आसमान से मंडराते ये आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर केवल मशीन नहीं है बल्कि जीवन दाता बनकर सामने आए हैं। भारतीय सेना का साहस और समर्पण हर दृश्य में झलकता है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित निकालने की बात हो या राहत सामग्री को पानी से घिरे गांव तक पहुंचाना हो। राइजिंग स्टार कॉर्प्स और व्हाइट नाइट कॉर्प्स एविएशन की 20 कॉलम जमीन पर लगातार डटे हुए हैं। अब तक 943 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इनमें आरएसपुरा के अनाथालय से बचाए गए 50 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। बाढ़ में फंसे 56 बीएसएफ जवान और 21 सीआरपीएफ कर्मी भी शामिल हैं। ये केवल आंकड़े नहीं है बल्कि भारतीय सेना की अदम्य साहस, बहादुरी और कर्तव्य परायणता की जीवित तस्वीर है। और आइए अब इन तस्वीरों से थोड़ा आगे निकलते हैं। वक्त अब आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। वक्त अब ये कह रहा है कि चलिए गुड न्यूज़ की तरफ। और जब हम आज की गुड न्यूज़ और पॉजिटिव न्यूज़ की बात करते हैं तो हमेशा की तरह जैसा हमने आपसे वायदा किया है कि 10 दिनों तक होने वाले गणेश महोत्सव से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज आपको लिए चलेंगे मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन कराने। मुंबई का लाल बाग का राजा सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। गणेश चतुर्थी पर जब जब बप्पा घर घर विराजते हैं तो सबसे ज्यादा नजरें इसी पंडाल पर टिकी रहती हैं। हर साल यहां करोड़ों भक्त पहुंचते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि लाल बाग के राजा उनकी हर मनोकामना पूरी करने वाले विघ्नहर्ता हैं। 1934 में मजदूरों और व्यापारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर इस मंडल की नींव रखी थी। तब से ये पंडाल न केवल भक्ति का बल्कि संघर्ष और कृतज्ञता का भी प्रतीक बन गया है। हर साल अलग अलग रूप में सजी प्रतिमा भक्तों को यही संदेश देती है कि सनातन संस्कृति समय बदलने के बावजूद अमर है। और यही कारण है कि लाल बाग के राजा को सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जन जन का राजा कहा जाता है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजते इस पंडाल में हर भक्त का विश्वास और सनातन की परंपरा सजीव हो उठती है। जब गणेशोत्सव की बात आती है तो सबसे पहले जिक्र होता है मुंबई के लाल बाग के राजा का। हर साल गणेश चतुर्थी के अवसर पर यहां भक्तों की ऐसी भारी भीड़ उमड़ती है मानो स्वयं भगवान गणेश साक्षात धरती पर अवतरित हो गए हों। यह पंडाल सिर्फ एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है बल्कि सनातन आस्था, परंपरा और राष्ट्र भावना का अद्वितीय संगम है।
लाल बाग के राजा की शुरुआत 1934 में हुई, जब लाल बाग मार्केट को अंग्रेज सरकार ने तोड़ दिया था। और उस समय कठिन समय में मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर मंडल की स्थापना की और गणेशोत्सव मनाने का निर्णय लिया। यानी ये स्वतंत्रता काल से जुड़ी हुई जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष की भी एक बड़ी देन है। अंग्रेजों को एक बड़ा जवाब दिया गया था, उनके अत्याचारों पर यह एक बड़ा जवाब था। जब जनता की मांग पूरी हुई और नया स्थायी मार्केट बन गया, तो कृतज्ञता स्वरूप भगवान गणेश जी की भव्य स्थापना यहां की गई और तभी से ये परंपरा निरंतर चली आ रही है और आज ये पूरे देश में सनातन संस्कृति का गहना बन चुका है। भगवान गणेश का महत्व हमारे शास्त्रों में प्रथम पूज्य देवता के रूप में वर्णित है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणपति का स्मरण किया जाता है। वो विघ्न हरता है, बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता है। मुंबई के इस भव्य पंडाल में विराजमान लाल बाग के राजा इस सनातन आस्था को मूर्त रूप देते हैं। हर साल अलग अलग रूप में सजी ये प्रतिमा भक्तों को संदेश देती है कि सनातन धर्म समय के साथ चलता है, पर उसकी आत्मा, सत्य, भक्ति और संस्कार इससे कभी नहीं बदलती। लाल बाग के राजा को लोग केवल एक प्रतिमा नहीं मानते, बल्कि उसे मनोकामना पूरी करने वाला राजा कहते हैं। भक्त घंटों घंटों कतारों से खड़े रहते हैं और सिर्फ इस विश्वास के साथ कि यहां आकर जो प्रार्थना की जाएगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लाल बाग के राजा में, जहां पर नेता से लेकर अभिनेता तक, आम जनता से लेकर खास तक यहां पहुंचते हैं, क्योंकि इनके मन में वो श्रद्धा है, वो विश्वास है कि लाल बाग के राजा के समक्ष जो भी नतमस्तक होकर मांगा जाएगा वो मनोकामना पूर्ण होगी। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, अभी वरुण धवन को आप देख पा रहे हैं, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। सीधी तस्वीरें आपने देखी लाल बाग के राजा की। ये जो अनूठी तस्वीर है, जो इतिहास है और जो वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक का सफर है, वो उनके आशीर्वाद के बिना अधूरा है। और इसीलिए आज हमने आपके सामने लाल बाग के राजा की ये मूर्त तस्वीर रखकर आपको ये साक्षात दर्शन करवाया है। कल हम किसी और जगह से आपके लिए लाइव तस्वीरें लेकर आएंगे। हमारा वायदा हम जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपके लिए जो हमारी बातें हैं वो सर्वोच्च होती हैं, यानी राष्ट्र सर्वप्रथम, धर्म सर्वप्रथम। तो जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।